नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 27 अगस्त, कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक, पाठ 6 जनसंख्या, इसका तीसरा भाग अपन पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस पाठ के अपन ने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। उससे आगे अपन आज पढ़ेंगे व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं, उसको समझने से पहले एक बार ये विचार करेंगे कि आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। यानी जिस देश की जनसंख्या है उसका अधिक से अधिक प्रतिशत आर्थिक रूप से क्रियाशील है तो वो राष्ट्र वृद्धि करेगा। इस संदर्भ में अपन पढ़ेंगे तो व्यावसायिक संरचना क्या है। व्यावसायिक संरचना उसे कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इस व्यावसायिक संरचना को मुख्यतः ऐसे 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में 3 भाग दिए गए हैं, तो तीनों को अपन पढ़ेंगे। पहला प्रथम कहलाता है, दूसरा द्वितीय और तीसरा है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। प्रथम क्षेत्र होता है, उसमें कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तो प्रथम में कृषि आती है, पशुपालन आता है, वृक्षारोपण आता है, मछली पालन आता है, खनन क्रिया इत्यादि ये प्रथम क्षेत्र में आते हैं। जो प्रकृति पर निर्भर है वो सभी प्रथम क्षेत्र में आते हैं। दूसरा क्षेत्र है जिसमें निर्माण कार्य होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे उद्योग है, भवन का निर्माण है, ये जिनका पहले का पुनः निर्माण द्वितीय में होता है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। पहली जो वस्तु है, पहला जो क्षेत्र है उसका निर्माण जो यहाँ पर होता है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र है वो परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, सेवाएं, और ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये इन दोनों के सहायक क्रियाएं तृतीय क्षेत्र कहलाती है। प्रथम क्षेत्र है वह प्रकृति पर निर्भर है, दूसरा है वो इसके ऊपर निर्भर है, और तीसरा है वो इन दोनों के ऊपर निर्भर है, वो तृतीय क्षेत्र है। तो ऐसे हमारे भारत में कार्य करने वालों का अनुपात भिन्न भिन्न है तीनों क्षेत्रों में। प्रथम क्षेत्र में 66% लोग जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। दूसरे में 13% लोग द्वितीय क्षेत्र का काम करते हैं, निर्माण और उद्योग, भवन इत्यादि का कार्य करते हैं। 20% लोग हैं वो इन सहायक क्रियाओं में कार्य करते हैं। तो विकसित जो देश होता है, अपना देश विकासशील है, विकसित देश है, उनकी जनसंख्या इन दोनों के ऊपर अधिक निर्भर होती है, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। ये यहाँ पर विकसित जनसंख्या अधिक इनके ऊपर निर्भर रहती है, और जो विकासशील है वो इनके ऊपर प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो देखिए भारत का प्रतिशत इस पर 66% है, अर्थात हमारा देश विकासशील है। ये था व्यावसायिक संरचना, अलग अलग रूप से बांटी गई है 3 भागों में। दूसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का अर्थ तो आप जानते ही है, अच्छा स्वस्थ निरोगी काया होती है उसे अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं हो और जिससे हम मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा कहलाता है। तो स्वास्थ्य है वो जनसंख्या संरचना का मुख्य घटक होता है। जनसंख्या की संरचना है उसका मुख्य घटक है वो स्वास्थ्य है। विकास की प्रक्रिया को ये प्रभावित करता है। यदि लोग वहाँ के अधिक बीमार होंगे तो जनसंख्या के विकास को प्रभावित करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो जनसंख्या के विकास को प्रभावित नहीं करेंगे। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास से स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
सरकार के द्वारा समय समय पर आज़ादी के बाद कई कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश में इस बारे में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। मृत्यु दर 1951 में 1000 पर प्रति 1000 पर 25 थी, जो घटकर 2011 में 7.2% रह गई। अर्थात हमारा स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। इस हेतु हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण सुधार किए, तो जैसे हमने जन स्वास्थ्य यानी सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए विशेष प्रयास हमारी सरकार की ओर से चलाए जा रहे हैं। संक्रामक बीमारियां जो होती थी उसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उसको रोकने में कारागर हम हुए। इतना होने के बाद भी हमारे सामने कुछ समस्या है स्वास्थ्य के संबंध में। तो वो समस्या क्या है? तो समस्या सबसे पहली है कुपोषण। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से वर्तमान में भी प्रभावित है। इस प्रकार से शुद्ध पीने का पानी, मूल स्वास्थ्य रक्षा सेवाएं, ये सभी ग्रामीण जनसंख्या का 1/3 भाग को ही उपलब्ध है। यदि इस प्रकार से ये रहा तो जो सरकार के जो प्रयास है वो निरर्थक हो जाएंगे और स्वास्थ्य का जो बीड़ा सरकार ने उठाया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, वह संभव नहीं हो सकता। तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है किशोर जनसंख्या। किशोर प्राय जो 10 से 19 वर्ष तक के लड़के लड़कियां किशोर जनसंख्या में आते हैं। यह जनसंख्या एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसकी किशोर जनसंख्या जो है वो महत्वपूर्ण लक्षण है। ये भारत की जनसंख्या का 5वां भाग है। भारत की जो जनसंख्या कुल जनसंख्या है उसका 5वां भाग किशोर किशोरियों की जनसंख्या है। भविष्य के लिए ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है उपलब्ध होंगे। तो इस हेतु इनके लिए विशेष प्रयास स्वास्थ्य के बारे में है, शिक्षा के बारे में है, इसके लिए हमको विशेष प्रयास करना है। लेकिन इन्हें पोषक तत्वों की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो समय होता है 10 से 19 वर्ष का, यह उस व्यक्ति के निर्माण का समय होता है और इस समय उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। भारत में पोषक जो तत्व है वो किशोरों को अपर्याप्त रूप से मिल रहे हैं। इसलिए जो लड़कियां हैं उनको रक्तहीनता की बीमारी से पीड़ित रहती है। ये सभी कब संभव हो सकता है? शिक्षा के प्रचार से ही संभव हो सकता है। तो किशोर जनसंख्या है ये हमारे देश की भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसको सही रास्ते पे उनको पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए और उनकी जो बीमारियां है स्वास्थ्य के संबंधित उनको पूर्ण करने के लिए यदि महत्वपूर्ण है तो वह है शिक्षा का प्रचार और उसी से संभव है। चौथा पॉइंट आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। भारत सरकार ने आज़ादी के पश्चात 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया और इसी फलस्वरूप राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का एक मुख्य परिणाम निकल कर आया। 1952 से हमने इसके लिए इस परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो 2000 कई वर्षों के नियोजित यानी पहले से हमने विचार किया तब जाकर इसके प्रयासों का परिणाम निकल गया। राष्ट्रीय जनसंख्या जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार प्रत्येक जो 14 वर्ष से कम आयु का बालक बालिका है उसको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नीति के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर जो 1000 में 30 से कम करना, 1000 पर 30 से कम करना, ये इसका महत्वपूर्ण है बिंदु है। तीसरा है इसका व्यापक स्तर पर टीकाकरण करवाना। जो छोटे बच्चों में ऐसी बीमारियां जैसे पोलियो ऐसी बीमारियां जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए व्यापक स्तर पर पूरे देश में टीकाकरण करवाना।
लड़के लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना, परिवार नियोजन करवाना, ये सभी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु हैं। अंतिम बिंदु आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर वर्ग। देखो किशोर वर्ग अपन ने ऊपर भी पढ़ा था कि ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और यह इस किशोर जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या का एक 5वां भाग है, ये महत्वपूर्ण संसाधन है। तो इनको ठीक रूप से करने के लिए और उनको उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे देर से विवाह करना, यानी लड़के लड़की की जो उम्र की शादी की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, देर से संतानोत्पत्ति करवाना, पोषणिक सुविधाएं उनको प्राप्त करना। अपन ने पढ़ा था कि इन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है और हमारे भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण से उनके अंदर कई तरह की बीमारियां आ जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिसके कारण से किशोरियों में रक्तहीनता जैसी बीमारी से वो पीड़ित हो जाती है। तो इसके लिए हमने पोषणिक सुविधा उनको प्रदान करवाना, जिससे कि वो देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो उनका भविष्य और देश का भविष्य है वो अच्छा हो सके। इसी प्रकार बाल विवाह रोकने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाना और उन कानूनों को सुदृढ़ करने का कार्य करना, वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर वर्ग में आता है। एक अंतिम लाइन मैंने लिखी है कि किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। किसी देश को और उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुमूल्य संसाधन कौन है? वहाँ के लोग। और एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। ये जनसंख्या कैसी होनी चाहिए? शिक्षित होनी चाहिए और स्वस्थ होनी चाहिए, तो ही वो उस देश को आगे प्रगति करवाने में सहायक सिद्ध होगी। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी के विकास का सूचक है वो ये सभी पॉइंट है। देश का सामाजिक आर्थिक विकास करना है, सांस्कृतिक विकास करना है, तो ये सभी जो बातें अपन ने पढ़ी ये सूचक है। इनको ठीक ढंग से पालन करेंगे तो हमारा देश है वो आगे बढ़ सकता है। मैंने बताया ना कि भाई इतने प्रतिशत जो लोग हैं जो प्रथम क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, वहाँ वो देश विकासशील की श्रेणी में आता है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। जहाँ यहाँ और यहाँ जनसंख्या जिनका प्रतिशत अधिक होता है वो देश विकसित देश है। तो अपन हमारे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पर भारत की 66% जनसंख्या प्रथम क्षेत्र पर निर्भर है, दूसरे क्षेत्र पर 13% है और तीसरे पर 20% है। यानी यहाँ पर हम कम हैं और यहाँ पर अधिक है। तो हम विकासशील में हैं, विकसित में आना है तो यहाँ और यहाँ पर हमारी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। तो यदि किसी राष्ट्र के लोगों का राष्ट्र को बढ़ाना है तो वहाँ के लोगों को शिक्षित करना जरूरी है और उसके साथ साथ उनको अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करना जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।